हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से गतिमान आई की स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे थे न्यूटन की गति के नियम, तो प्रथम नियम को मैंने अच्छे से समझाते हुए आपको करवाया था। और आज हम पढ़ेंगे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद प्ले लिस्ट पर जाएँ और पूरी वीडियो लाइन से अच्छे से देखें और अपनी पढ़ाई अच्छे से करें हैं। और जैसा कि मैं बोलता हूं कि इस चैनल पे फिज़िक्स के हर कंटेंट को समझाते हुए हर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं कि ये इसके लिए ही है। ये सभी एग्ज़ामों के अंदर आपके इससे क्वेश्चन क्रेस करेंगे, देख लेना आप हैं। तो न्यूटन का द्वितीय नियम अभी तक सिर्फ आपने इतना सा ही पढ़ा था। अधिकतर स्टूडेंट ध्यान से देखना, F बराबर m है, बस है इतना सा ही आपने अभी तक पढ़ा था कि न्यूटन का द्वितीय नियम होता है। ये आता कैसे, आज मैं डिटेल से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना और बहुत अच्छे से देखना। देखिए, इसको जानने से पहले हम एक चीज़ जानते हैं, संवेग। संवेग क्या होता है ना, संवेग का जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आप द्वितीय नियम पढ़ रहे हैं ना, मोमेंटम, यह है आपके संवेग हैं। तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को, उसका जो द्रव्यमान होता है वस्तु का और उसके वेग का, या यूँ समझ लिए कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, संवेग कहा जाता है हैं। द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को ही संवेग कहा जाता है। संवेग एक सदिश राशि होती है हैं। संवेग को हम p से डिफाइन करते हैं। ये p, ये रहा संवेग आपका। तो p बराबर mv है, ठीक है। p बराबर mv, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा द्रव्यमान का मात्रक kg और b का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा, kg इंटू मीटर पर सेकंड है। तो संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा, kg इंटू मीटर प्रति सेकंड। संवेग एक सदिश राशि है। संवेग किसको कहते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है, ठीक है। अब संवेग से एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए कि जैसे ये एक भारी वस्तु बस है, ये भारी है, बड़ी होती है बस, देखा आपने, और छोटी वस्तु जीप, दोनों यदि समान वेग से चल रहे हैं, समान वेग से चल रहे हैं, तो संवेग हमेशा किसका ज़्यादा होगा, भारी का। ये याद रखना आप है, क्वेश्चन कभी आ जाता है ऐसा। समान वेग से चलती हुई कार, बस और मोटरसाइकिल में किसका संवेग ज़्यादा होगा, तो बस का संवेग ज़्यादा होगा जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, ठीक। यहाँ तक हो गया ये। अब आइए, अब बात करते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम का, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है ना। यहाँ पे न्यूटन आ जाएगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। अब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखना कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, ध्यान से देख लेना। अब इसीलिए संवेग पढ़ाया था मैंने। पहले ये तो बता दूं कि संवेग क्या होता है, परिवर्तन तो हम बाद में कर लेंगे है ना। अभी डायरेक्ट ही ये बता देता मैं और बोलता कि हो गया द्वितीय नियम, क्योंकि यही लिखा हुआ है किताबों में सीधा जरा सा है ना। तो पहली लाइन ही ये कह रहा है कि न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। किसके, उस पर लगाया गया बल के समानुपाती होता है ना। ये फिजिक्स की लैंग्वेज है, इसलिए मैं इसको सरल भी कर दूंगा आपके लिए। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर होगी वो उस वस्तु पर आरोपित या लगाए गए असंतुलित बल या बल के समानुपाती होती है, ठीक। इस लाइन को याद रखना, मैं बाद में आपको फिर ध्यान दिलाऊंगा इधर। तथा यह उसी दिशा में कार्यरत होता है, या उसी दिशा में होता है, कौन कौन, संवेग है ना। किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर, तो ये उसी दिशा में कार्यरत होता है जिस दिशा में बल कार्यरत रहता है, ठीक है। ये द्वितीय नियम है कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है, और ये उसी दिशा में कार्यरत होता है जिस दिशा में बल कार्यरत होता है। यानी जिधर बल लगेगा उधर ही संवेग में परिवर्तन होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे आओ।
माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु, ध्यान से देखो यहाँ पे, m द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग है, ये u प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है। कोई वस्तु m द्रव्यमान है उसका, वो u प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है। t समय के पश्चात, यानी कुछ समय जिसको t मान लिया, t समय के पश्चात निश्चित बल F लगाने पर उसका वेग v हो जाता है। ध्यान से देखना है, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था पहले नियम में कि यदि वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो जैसे ही वो प्रारंभिक वेग u से सीधी रेखा में चल रही थी और उसके ऊपर मैंने बाह्य बल आरोपित कर दिया, t समय के पश्चात, कुछ देर के बाद ही करूँगा ना वो चलेगी, तो ये थोड़ी कि चलना प्रारंभ नहीं हुई और उस पर बाह्य बल ठोक दें अपन लाके, ऐसा थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। ऐसा क्या होता है कि जब वो प्रारंभिक वेग u से चल रही थी सीधी रेखा में और t समय के पश्चात कुछ समय के बाद बल F लगाने पर उसके वेग में, जब मैंने बाह्य बल F आरोपित किया तो उसके वेग में जो परिवर्तन हुआ वो v हो गया, तो ये अंतिम वेग हो जाएगा स्मॉल v। तो इसका प्रारंभिक एवं अंतिम वेग क्रमशः क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग तो p1 बराबर mv हो जाएगा और अंतिम वेग p2 बराबर mv हो जाएगा। भाई पहला प्रारंभिक एवं अंतिम संवेग, ये अंतिम संवेग क्रमशः, अब प्रारंभिक संवेग को तो हमने p1 से डिफाइन किया है, किससे डिफाइन किया है, p1 से। तो ये प्रारंभिक संवेग p1 बराबर m इंटू यू है और द्वितीय संवेग जो आपका है p2 बराबर m इंटू वी होगा। यहाँ तक आया समझ में। तब संवेग में परिवर्तन, अब पहले जो संवेग था वो प्रारंभिक वेग के हिसाब से था, जब बाह्य बल लगा दिया तो द्वितीय के हिसाब से हो गया, तो परिवर्तन हुआ ना, वो कितना हुआ, तब संवेग में परिवर्तन p बराबर p2 माइनस p1, ये p बराबर p2 माइनस p1, क्योंकि आप जानते हो अंतिम वेग में से ही हम प्रारंभिक वेग को हमेशा घटाते हैं, इसलिए p बराबर p2 माइनस p1। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर p2 की वैल्यू रख दी mv, ये रख दिया mv, ध्यान से देखना आप, ध्यान से, और p1 की वैल्यू रख दिया mu, रख दिया, बीच में माइनस है। अब यहाँ पे देखिए आप p बराबर m कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पर भी m है और यहाँ पर भी m है, दोनों में m है, तो m कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बच गया v और यहाँ बच गया माइनस u, v माइनस यू अंदर बच गया, इसे समीकरण 1 नाम दे दिया हमने। ठीक है, p बराबर क्या आ गया m इंटू वी माइनस यू, ये समीकरण 1 हो गया। तथा उपरोक्त परिभाषा न्यूटन के द्वितीय नियम से, ये कह रहा था मैं आपको कि मैं आपको याद दिलाऊंगा बाद में, द्वितीय नियम से ये उपरोक्त परिभाषा, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। तो ये रहा आरोपित बल और संवेग में परिवर्तन की दर, ये p, और किसके सापेक्ष हो रहा था, t के सापेक्ष हो रहा था, तो p अपॉन t, संवेग परिवर्तन में लगा बल। तथा उपरोक्त परिभाषा न्यूटन के द्वितीय नियम से संवेग परिवर्तन में लगा बल, अब ये बल किसके बराबर है, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती है। संवेग में परिवर्तन की दर, ये रहा संवेग p, इसमें हो रहा था परिवर्तन t समय में, वो किसके समानुपाती, बल के, तो मैं लिख सकता हूँ ना f प्रोपोर्शनल p अपॉन t, f समानुपाती संवेग बटा समय, लिख दिया मैंने इसको, आया समझ में। यहाँ से यो लिख लेना, यहाँ समीकरण 1 से p का मान रखने पर, यहाँ से ये p का मान है ना, p का मान समीकरण 1 से ये जो हमें मिला, ये मान हमने यहाँ रख दिया हमने यहाँ m इंटू वी माइनस यू, और ये बटे में t है, p का मान ये रख दिया। अब आप जानते हो कि f समानुपाती ये चल रहा है, ये लिखा, और m ये वाला ये लिखा, और आप जानते हो कि ये v माइनस यू अपॉन टी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय त्वरण होता है। पढ़ाया है मैंने आपको, पढ़ाया आपने, बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं आप, हैं, है ना, जानते हो ना, आपने पढ़ा भी होगा और आपने पढ़ाया भी होगा, है ना। कई स्टूडेंट है ना जो पढ़ाने का भी कार्य करते हैं कहीं ना कहीं। तो v माइनस यू अपॉन टी ए होगा त्वरण, ये देखिए आप, तो मैं यहाँ से m तो पहले ही है, ए लिख दिया मैंने, ये इतनी चीज़ को, ये वाली चीज़ को, इस वाले पोर्शन को मैंने ये लिख दिया,
तो ये क्या बन गया, एफ प्रोपोर्शनल एम में बन गया। अब ये जैसे प्रोपोर्शनल हटता है समानुपाती का चिन्ह, तो बराबर लगाने के लिए स्थिरांक लगता है वहाँ, तो मैंने ये के लिखा है। ये समानुपाती का चिन्ह हटाया इसीलिए के लिखा, और जहाँ के एक स्थिरांक है ये लिख रखा है, और ऐसा ही मात्रक में ले जाने के लिए के बराबर 1 लिखते हैं। और जब मैं इस के बराबर 1 लिखूँगा, के बराबर 1, यहाँ के को 1 लिखूँगा, तो 1 का गुणा किसी में भी करता हूँ तो वो वही राशि रहती है। तो एफ बराबर ए में हमें प्राप्त हो गया, जिसे हमने समीकरण को नाम दिया है। और यही आपके बल का व्यंजक है द्वितीय नियम से, है कि नहीं है? आई बात आपकी समझ में? यहाँ तक फिर से देख लेना इस वीडियो को, है। फिर इसके आगे चलते हैं। अब उपयुक्त समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि इससे हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन का वह बल, 1 न्यूटन का वह बल, ये वाला एफ, 1 न्यूटन का वह बल जो 1 केजी द्रव्यमान में, ये द्रव्यमान 1 केजी, अभी यहाँ सबका मान 1 हो सकता है ना, इसका गुणांक एफ, आपसे पूछो एफ का गुणांक क्या है तो आप क्या बोलोगे, 4 5 2 थोड़ी बताओगे, यहाँ पे कहाँ लिखा है, लेकिन 1 तो मान सकता हूँ मैं। 1 गुणा एफ है, इसको मैं एफ लिख सकता हूँ। 1 गुणा एम है तो इसको मैं एम लिख सकता हूँ, हैं। तो किसी का भी गुणांक जब वहाँ कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं हम, क्योंकि होता ही 1 है। तो 1 न्यूटन का बल 1 केजी द्रव्यमान में, ये त्वरण भी देखो 1 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न कर दे, तो हम क्या लिखेंगे, एफ बराबर ये एम ऐसे का ऐसा ही रहेगा, और त्वरण की वैल्यू फिर यहाँ हमने पुट कर दी कुछ सिद्ध करने के लिए। ध्यान से देखना, त्वरण की वैल्यू v माइनस यू अपॉन टी फिर फिट कर दिया, और इस टी का गुणा हमने इधर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ 1 लगाकर, तो एफ टी हो गया, एम वी माइनस एम वी यू हो गया। अब ध्यान से देखना सारा खेल यहाँ पर, यदि मैं एफ बराबर 0 कर दूँ, एफ बराबर 0 हो जाए, है, ध्यान से देखना, यानी बल 0 हो जाए। अब बल 0 कब होगा, जब वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं करना था और ना हो रहा था, कोई वस्तु स्थिर थी तो स्थिर ही थी, वो कोई बल ही नहीं लग रहा था, तो एफ बराबर 0 ही था ना उस वक्त। तो वो पोजीशन ला रहा हूँ मैं, एफ बराबर 0 हो जाए यानी कोई बाह्य बल नहीं लग रहा था, तब क्या होगा, ये देखो ये पूरा मान 0 हो जाएगा, क्योंकि एफ अगर 0 होता है तो टी में गुणा होगा, तो किसी भी 0 का गुणा किसी राशि में करते हैं तो 0 हो जाती है। तो ये पूरा 0 हो गया, तो मैंने क्या लिख दिया इसको, एम वी माइनस एम वी बराबर 0। ये जो वैल्यू है इसकी एम वी माइनस एम वी यू, ये तो हो गया 0, तो मैंने इसको इधर लिख दिया ऐसे 0, है ना। देखो ध्यान से, एम वी माइनस एम यू बराबर 0। अब ये जो है माइनस में एम यू है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो एम वी बराबर एम यू, दोनों राशि क्या हो गई, अभी बराबर हो गई। एम से एम मैंने काट दिया, ये एम से एम कैंसिल हो गया, क्योंकि इधर और उधर है, दोनों तरफ है। मैंने आपको पहले सिखाया, परसेंटेज भी पढ़ाया मैंने इसके अंदर, इसी चैनल पर गतिमान आई की स्टडी पे परसेंटेज पढ़ाया, वहाँ जाके आप देख लेना। और ये फिजिक्स में भी मैंने आपको सिखाया था कि जब बराबर के इधर और उधर समान राशि हो तो कट जाती है। तो एम से एम कट गया तो क्या आ गया, यहाँ वी बराबर यू प्राप्त हो गया हमको, यानी अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्राप्त हो गया हमको, दोनों बराबर हो गए अभी। क्यों, क्योंकि बाह्य बल लग ही नहीं रहा उस पर। अब जब बाह्य बल नहीं लग रहा है तो विराम अवस्था में पड़ी है ना तो उस पर प्रारंभिक लग रहा है और ना उस पर अंतिम लग रहा है। बात को समझो मेरी बात, वो तो एकदम न्यूट्रल पड़ी है, 0 है ना, तभी तो यहाँ 0 कर दिया अपन ने, एफ बराबर 0, बल 0 कर दिया हमने। तो जिस अवस्था में वो है उसी अवस्था में वो रहना चाहती है। अर्थात यू समान वेग से वस्तु चलती रहेगी, अगर वो चल रही है तो चलती रहेगी, यदि वो स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। क्यों, क्योंकि बाह्य बल हो गया 0, तो u बराबर 0 होगा तो v बराबर भी 0 होगा। अब जब प्रारंभिक ही अप्लाई नहीं हो रहा तो अंतिम कहाँ से अप्लाई होगा, क्योंकि f तो मैंने 0 कर ही दिया। तो अब जब दोनों 0 हो जाएंगे और यदि u बराबर 0 होगा, मान लो स्थिर पड़ी है, u बराबर 0 है, प्रारंभिक वेग है ही नहीं है, तो अंतिम तो होना ही नहीं है, वो भी 0 हो जाएगा। तो वस्तु क्या होगी उस कंडीशन में, विराम अवस्था में रहेगी। तो f को अगर हम 0 कर दें, बाह्य बल को 0 कर दें, तो इतना प्रभाव पड़ेगा कि यदि कोई वस्तु चल रही है तो चलती ही रहेगी और कोई स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। इसी चीज़ को मैंने यहाँ न्यूमेरिकल तरीके से सिद्ध किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और यहाँ आपका द्वितीय नियम समाप्त होता है। अब द्वितीय नियम के उदाहरण सुन लो ध्यान से। क्रिकेट खेलते हुए खिलाड़ी के पास बॉल तीव्र अवस्था से आती है, तीव्र गति से, तो वो जैसे ही उसको कैच करता है तो उसको कैच करते वक्त वो अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है ना,
प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों को क्या करता है, वो न्यूट्रल करता है, बराबर करता है, वो उसी के साथ लेकर है। तो क्या होता है उससे, न्यूटन का द्वितीय नियम है वो ये, ताकि उसको हाथ में चोट ना लगे। ठीक है, एक तो ये वाला एग्जाम्पल हो गया आपका। तो इसी के साथ ये आपका पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण, यदि हल्की छोटे द्रव्यमान की गेंद और भारी द्रव्यमान की गेंद है तो दोनों का अगर वेग समान है तो छोटे वाले गेंद को कैच करना हमारी ओर आसान होगा। इसी तरह से कराटे वाले जो लोग होते हैं वो अपने कराटे से किसी ईंट को तोड़ते हैं, तो वहाँ भी ये द्वितीय नियम का ही प्रयोग हो रहा है। ठीक है, ये सारे उसके एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपका हथौड़े से कील को गाड़ना, अगर अधिक अंदर तक गहराई तक किसी कील को गाड़ना है तो बड़े हथौड़े का, जिसका द्रव्यमान अधिक हो, का प्रयोग करते हैं। ये सारे न्यूटन के द्वितीय नियम के उदाहरण हैं। ऊंची कूद, लंबी कूद कूदने के लिए मिट्टी को खोद के हल्का किया जाता है उस जगह को, ताकि कूदने पर चोट न लगे हैं। तो ये सभी क्या है, न्यूटन के द्वितीय नियम के उदाहरण है, जहाँ प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के अनुसार होता है, और जिसका व्यंजक हमें क्या प्राप्त होता है, F बराबर m है। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि न्यूटन के द्वितीय नियम का व्यंजक है, तो F बराबर m है, द्वितीय नियम से हमें प्राप्त होता है। और ये बाकी सारा डेरिवेशन मैंने आपको ये यहाँ पे समझा दिया है, आप वीडियो को पॉज करके देखें। अब हम देखते हैं न्यूटन के तृतीय नियम। तो न्यूटन का तृतीय नियम है जो एक छोटा सा ही नियम है, मतलब इसमें ज़्यादा इतना डेरिवेशन वगैरह नहीं है, जैसा कि प्रथम और द्वितीय नियम में था आपके। तो द्वितीय नियम के एग्जाम्पल मैंने आपको समझा चुका हूँ। अब अपन तृतीय नियम देखते हैं। द्वितीय नियम के एग्जाम्पल में एक चीज़ और देख लेना कि अगर गाड़ी के स्प्रिंग में, जो गाड़ी के अंदर झटके आते हैं, तो उसके अंदर या तो स्प्रिंग, सस्पेंशन स्प्रिंग लगाया जाता है, या फिर एक शॉक ऑब्जर्वर नाम का युक्ति होती है, वो लगाया जाता है ताकि झटके को सहन कर सके। तो वो भी न्यूटन के द्वितीय नियम का उदाहरण है ना। मैंने वैसे आपको 3-4 उदाहरण बताए थे कि गेंद को कैच करते वक्त खिलाड़ी पीछे की ओर खींचता है, ज़मीन खोदकर उसको मिट्टी हल्का बनाया जाता है ताकि वहाँ कूदने पर चोट ना लगे हैं। लंबी कूद और छोटी कूद, जो हाई जंप और लॉन्ग जंप वाले होते हैं प्लेयर। इसके साथ ही कराटे मैन जो होता है वो अपने हाथ से किसी ईंट को तोड़ता है। तो ये सारे एग्जाम्पल देते थे। उसमें एक एग्जाम्पल ये था कि किसी गाड़ी को झटके सहन करने के लिए जो सस्पेंशन स्प्रिंग या शॉक ऑब्जर्वर लगाया जाता है, वो भी न्यूटन के द्वितीय नियम का ही उदाहरण है। अब न्यूटन के तृतीय नियम की बात करते हैं। तो इसमें देखिए, एक वस्तु क्रिया के रूप में दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है, माना कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है, ये ए है और ये बी है। ये क्रिया के रूप में इस पर जितना बल लगाएगी, जितना बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी उतनी ही बल विपरीत दिशा में, वो भी इतना ही बल विपरीत दिशा में है। जितना ये लगा रहा है उतना ही बल दूसरी भी वस्तु प्रतिक्रिया के रूप में पहली वस्तु पर लगाती है। अर्थात प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर प्रतिक्रिया बल लगता है। तो ये क्या कहलाता है, न्यूटन का तृतीय नियम कहलाता है। और ये क्रिया प्रतिक्रिया, ये जो क्रिया प्रतिक्रिया है, एक युग्म के रूप में अलग अलग वस्तु पर कार्यरत होते हैं, ना कि एक वस्तु पर। बात आ रही समझ में? एक युग्म, ये जो क्रिया प्रतिक्रिया होता है, एक युग्म के रूप में अलग अलग वस्तु पर कार्यरत होते हैं, ना कि एक वस्तु पर। कहने का ये तात्पर्य है, जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, अभी समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल, बंदूक से छोड़ी गई गोली है, बंदूक से छोड़ी गई गोली। ये जैसे बंदूक है आपका, है, ये जैसे आपका कोई बंदूक है, समझाने के लिए बनाया मैंने। यहाँ से जैसे ही आप ट्रिगर दबाते हो, फायर करते हो, तो यहाँ से ये एक बुलेट निकलती है, ये बुलेट निकलती है। तो जैसे ही अपन बंदूक चलाते हैं, तो जिस वेग से बंदूक की गोली निकली फायर होने के बाद, तो जिस वेग से वो निकली, जिस वेग से ये निकली, उसी वेग से क्या होता है, ये बंदूक को पीछे ढकेलती है। तो हो गया ना अलग अलग युक्ति। ये ए हो गया
गोली, और ये बंदूक क्या हो गया, बी हो गया। तो यही कहना चाह रहा है कि ये क्रिया प्रतिक्रिया एक युग्म के रूप में अलग अलग वस्तु पर कार्य करते हैं, ना कि एक वस्तु पर। आप यूँ कह दो कि खाली गोली पे झटका आया था निकल के भग गई वो, ऐसा नहीं होगा। जिस वेग से गोली आ रही है उसी वेग से बंदूक भी झटका मारती पीछे की ओर। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, ये पानी है, पानी के ऊपर कोई नाव चल रही है भाई साहब, हैं, ये कोई नाव जा रही है। तो आप जानते हो कि जिस वेग से इसमें बैठा आदमी चप्पू को खींच रहा है, ये चप्पू को खींच रहा है अपनी तरफ, ऐसे खींचता है ना, वो ऐसे खींचता है। तो जिस वेग से वो पानी को धकेल रहा है उसी वेग से इसका नाव आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ भी क्रिया प्रतिक्रिया हुई। फिर जब ये आपको लेके आ गया किनारे पर, हैं, घाट के किनारे पे ले आया आपको, ये समुद्र के या नहर के, जिसके भी आप तालाब के किनारे पे आए, आप उतरने के लिए जैसे इस पे से कूदते हो नीचे की तरफ, ज़मीन पे आप कूदते हो, तो जिस तरीके से आप बल लगाते हो ना आगे की तरफ, तो ये नाव पीछे की तरफ जाती है। तो ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है, हैं। तो ये सभी रॉकेट है, आप रॉकेट को देखते हो, हैं, ये रॉकेट है। जैसे ये प्रणोदक बाहर की तरफ ये धुआं फेंकते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, ये आगे की तरफ बढ़ता है। तो जिस वेग से ये बाहर की तरफ फेंक रहा है उसी वेग से ही आगे बढ़ता है। तो एक वेग तो ये हो रहा है, इसका जो बल लग रहा है इस पर, एक बल तो इधर लग रहा है जाते वक्त, और दूसरा बल इधर भी लग रहा है इसका। तो इसमें भी, रॉकेट में भी क्रिया प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। क्यों? क्योंकि जिस वेग से इसकी हवा या गैसेस निकलती है उसी बल से रॉकेट आगे जाता है। तो ये भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर है। चलती हुई बंदूक की गोली भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर है। इधर आपके ये नाव भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर है, हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो ये न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है, जो मैंने आपको समझाने का प्रयास। और जो हम अपने भार का अनुभव करते हैं, अपने भार का जो अनुभव करते हैं हम, वजन का, मानव अपने भार का, ये कोई भी प्राणी अपने भार का जो अनुभव करता है वो भी प्रतिक्रिया का ही उदाहरण है, क्रिया प्रतिक्रिया का। तो ये इतने एग्जाम्पल है। इसी के साथ आज आपका ये न्यूटन का नियम, न्यूटन लॉ ऑफ ख़त्म हुआ, एंड हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होगी, समझ में भी आया होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि नए हैं तो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अच्छे से पढ़ाई करें, तैयारी करें। कुछ रह जाता है, कुछ कमी है तो कमेंट्स करें। और मैं अपना बेहतर करने की कोशिश करता हूं, लेकिन आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। सब्सक्राइब करते हुए इस चैनल को शेयर कर दीजिए, हर उस ज़रूरतमंद कैंडिडेट को, विद्यार्थी को ये मिले, जिसके लिए मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ। इसी के साथ आपके बेहतर और उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए जय हिंद, टेक केयर।